हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम MPC 005 जिसका नाम रिसर्च मेथड है उसका हम ब्लॉक 1 ऑलरेडी कर रहे हैं। ब्लॉक 1 का हम यूनिट 3 कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में ब्लॉक 1 का यूनिट 3 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम सबसे पहले एक्टिव एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब से पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने डिटेल में वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनके जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने SOR मॉडल के बारे में पढ़ा था, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, एक्सटेनियस एंड कंपाउंडेड वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम एक्टिव एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। एट्रीब्यूट और एक्टिव क्या होता है, ये कौन से वेरिएबल्स होते हैं? एक्टिव यानी ऐसे वेरिएबल जिनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं या जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एनी वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इज कॉल्ड द एक्टिव वेरिएबल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव वेरिएबल्स आर रिवॉर्ड, पनिशमेंट, मेथड्स ऑफ टीचिंग, क्रिएटिंग एंग्जाइटी थ्रू इंस्ट्रक्शंस एंड सो ऑन। यानी जो ऐसे वेरिएबल जिनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? एक्टिव वेरिएबल। एट्रीब्यूट कौन से होते हैं? जो कि एट्रीब्यूट से रिलेटेड होते हैं, हमारे किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे एट्रीब्यूट वेरिएबल इज दैट वेरिएबल विच इज़ नॉट मैनिपुलेटेड बट मेजर्ड बाय द एक्सपेरिमेंट। और कि हमें एट्रीब्यूट से रिलेटेड होते हैं जिनको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते और जो कि एक्सपेरिमेंटर जो है उसको मेजर कर सकता है। वो भी पूरी तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि हम कोई किसी की जो क्वालिटी है, जैसे कुछ सेक्स है जैसे, या किसी का कोई एप्टीट्यूड है, इंटेलिजेंस है, हम उसको एग्जैक्टली उस हिसाब से नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है मेनली क्या है कि इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वेरिएबल्स दैट आर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, सेक्स, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन, विल, डिपेंडेंस एंड नीड फॉर अचीवमेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब इसमें क्या था, द वर्ड एट्रीब्यूट इज मोर एक्यूरेट इनफ व्हेन यूज्ड विद इन द एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स और रेफरेंसेस। ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और ग्रुप्स हैं, पॉपुलेशन एंड ज्योग्राफिक एरियाज हैव एट्रीब्यूट। जैसे हर एक चीज़ की जिसके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें एजुकेशन होती है, या ऑफिसेज हैं, ग्रुप्स हैं, पॉपुलेशन है, किसी जिसके हम स्टडी कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जिनके ऊपर हम जो है कुछ ना कुछ हम काम कर सकते हैं। अब क्या ऑर्गेनाइजेशन आर वेरिएबल, जैसा मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, प्रोटेक्टिव होती हैं। ग्रुप्स डिफर इन कोहेसिवनेस, ज्योग्राफिकल एरियाज वेरी वाइडली इन रिसोर्सेज। क्योंकि हर एरिया की, हर जो है हर स्टेट की, या हम कह सकते हैं जिसको हर कंट्री की अपनी अपनी जो इनके ऊपर ज्योग्राफिक कंडीशन सबकी अलग अलग होती हैं। तो मेनली कहने का मतलब क्या है कि एक्टिव वेरिएबल्स वो होते हैं जो कंट्रोलेबल होते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि पनिशमेंट हो गया, मेथड ऑफ टीचिंग, क्रिएटिंग, रिवॉर्ड, पनिशमेंट। और एट्रीब्यूट वो होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर हमारे एट्रीब्यूट से रिलेटेड होते हैं, जो कि जिसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटी जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, और कैटेगोरिकल जो कि कैटेगरीज में होते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो कि मेजरेबल होते हैं। और कैटेगोरिकल क्या होता है? जिनको हम कैटेगरीज में जो है डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद हम उनके ऊपर स्टडी करते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स इज वन दैट वेरीज इन अमाउंट। क्योंकि हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज वन दैट वेरीज इन अमाउंट। वेरियस कैटेगोरिकल में क्या होता है? वेरीज इन काइंड, वो काइंड में आते हैं, और ये क्या होता है? अमाउंट में आते हैं। स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ क्वान्टिटेटिव। क्योंकि हम जो स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम उसको, इंटेंसिटी ऑफ साउंड है उसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइट्स है, इल्यूमिनेशन है उसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इंटेलिजेंस को भी किसी में कम होती है किसी में ज़्यादा होती है, आर द एग्जाम्पल ऑफ क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स। एंड जेंडर है, उस जैसे जेंडर में कोई मेल है, फीमेल, उसको हम नहीं कर सकते ना, या वो मेल होगा या वो फीमेल होगा। रेस है, रिलीजन है, आर द एग्जाम्पल ऑफ कैटेगोरिकल, जिसमें हम क्या कहते हैं, सारे हिंदू हैं, सब हिंदुओं को एक कैटेगरी में डाल देते हैं। कोई हम जब स्टडी करते हैं, मेल है, सबको मेल को एक में डाल देते हैं, फीमेल को एक में डाल देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनको हम कैटेगरी में करके तब उनको हम स्टडी करते हैं। प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट आर पॉसिबल विद द क्वान्टिटेटिव वेरिएबल। जो क्वान्टिटेटिव वेरिएबल होते हैं उनमें एकदम हमारे को प्रिसाइज वो मिलता है,
एक्यूरेट हमारे को मेजरमेंट हम कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन बी इजिली ऑर्डर्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड को हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड कांस्टेंट, ये आगे इन्होंने क्या कहा है, ये 3 तरह के होते हैं, कांस्टेंट, डिकोटोमस एंड प्लूटोमस। वेरिएबल, व्हेन ए वेरिएबल कैन हैव ओनली वन वैल्यू और कैटेगरी, जिसकी सिर्फ एक वैल्यू होती है, एक कैटेगरी होती है, फॉर एग्जाम्पल टैक्सी, ट्री एंड वाटर, इनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट है व्हेन ए वेरिएबल कैन हैव ओनली 2 कैटेगरी, जिनके पास सिर्फ 2 कैटेगरी होती है, उनको हम डिकोटोमस कहते हैं, जिसको जो है या येस में होगा या नो में होगा, गुड होगा या बैड होगा, एक बार में एक होगा, रिच होगा या पुअर होगा, तो इसको हम कहते हैं डिकोटोमस वेरिएबल। व्हेन वेरिएबल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मोर देन 2 कैटेगरीज, जिनको हम मोर देन 2 से ज़्यादा में बांट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलीजन हो गया, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पॉलिटिकल पार्टीज, लेबर हो गई, लिबरल हो गई, डेमोक्रेसी हो गई, एटीट्यूड्स में स्ट्रांगली फेवरेबल, फेवरेबल, अनसर्टेन, स्ट्रांगली अनफेवरेबल। तो कहने का मतलब ये है कि जिनको हम, जिसकी 2 से ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटोमस, और जिनकी कांस्टेंट, जिसकी एक होती है, वो होते हैं कांस्टेंट, और डिकोटोमस जिनकी 2 वैल्यूज होती हैं। अब है कंटिन्यूस वेरिएबल्स एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स। कंटिन्यूस का मतलब क्या है, जिसको हम कंटिन्यूस, जिसको हम डेसिमल में भी हम लिख सकते हैं, ये जिनकी अपनी डिफाइंड वैल्यूज़ के बारे में हम कहते हैं डिफाइंड वैल्यूज होती हैं। डिस्क्रीट जो होती है एक फिक्स वैल्यू होती है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। कौन कौन सी में, कंटिन्यूस, अभी जो हमने यहाँ पे किया, ये हमने क्या किया, जो ये आगे अभी जो हमने की थी अभी जो है कांस्टेंट, डिकोटोमस एंड पॉलिटोमस, ये थी कैटेगरिकल वेरिएबल्स की आगे फर्दर टाइप्स। अब जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है उनकी टाइप से है कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, नेमली कंटिन्यूस वेरिएबल्स एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स। कंटिन्यूस में क्या होता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल इज स्पेशली यूजफुल इन प्लानिंग ऑफ रिसर्च। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी रिसर्च करते हैं और एनालिसिस ऑफ डाटा के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ये। ए कंटिन्यूस वेरिएबल इज वन विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन एनी आर्बिट्रेरी डिग्री ऑफ फाइननेस और exactness, जैसे एज, हाइट, इंटेलिजेंस, रिएक्शन टाइम एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल। द एज ऑफ ए पर्सन कैन बी मेजर्ड इन ईयर्स, मंथ्स एंड डेज। यानी ऐसा जैसे हम कहते हैं कि 2 साल 6 महीने 4 दिन, है ना, तो ये इसको हम, ये वो वैल्यूज होती है, आर्बिट्रेरी वैल्यू कौन सी होती है, जो कि अनडिटरमिन्ड होती है, जिसको हम प्लस माइनस करके हम कह सकते हैं, जिसकी डिफाइंड वैल्यू नहीं होती है, वो हमारा क्या होता है, वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल। जैसे उन्होंने कहा ना कि एज ऑफ पर्सन कैन बी मेजर्ड इन ईयर्स, मंथ्स एंड डेज। दस ऑल सच वेरिएबल्स विच कैन बी मेजर्ड इन द स्मॉलेस्ट डिग्री ऑफ फाइननेस और कॉल्ड द कंटिन्यूस वेरिएबल। और डिस्क्रीट में क्या होता है, आर दोज वेरिएबल विच आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन एनी आर्बिट्रेरी डिग्री ऑफ फाइननेस। उनका एक सीधा एक सिंपल एक आएगा जिसमें एक क्लियर गैप आता है इसके। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, नंबर ऑफ फीमेल्स इन ए पर्टिकुलर ग्रुप, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है लाइब्रेरी के अंदर, एंड सो ऑन। जिसमें क्या होता है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल, जिनकी जो है आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं होती। अब हम बात करें कंस्ट्रक्ट्स। कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रक्ट, अगर सिंपल वर्ड में कहें कि कोई भी जो हम साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं उसके लिए जो हम एक पर्टिकुलर जिस चीज़ के साथ हमने इंटेलिजेंस को करना है, जैसे हमने अभी जैसे भी हमने बात की कि साउंड का, नॉइस का इम्पैक्ट हमें उस पर देखना है, लेबर की परफॉर्मेंस पे। या जैसे हमने जो है एग्ज़ाम के दिनों में जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर पढ़ते हैं, यानी अपना जो है ड्यूरेशन जो वर्क जो पढ़ाई की ड्यूरेशन के बीच में अगर काम आराम भी करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है हम देखना चाहते हैं उनकी स्टडीज़ के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं, जिस चीज़ को हम स्टडी करना चाहते हैं, सिंपल वर्ड्स, द टर्म्स कंसेप्ट एंड कंस्ट्रक्ट हैव सिमिलर मीनिंग, दोनों सेम ही होते हैं। लेकिन जब हम साइकोलॉजिकल उसकी बात करते हैं कि जिसको हम मेजर करते हैं तो वो क्या होता है, कंस्ट्रक्ट बन जाता है। जैसे येट देयर इज एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, ए कंसेप्ट में बी डिफाइंड एज एनी डिस्क्राइबेबल रेगुलरिटी ऑफ रियल और इमेजिन इवेंट्स और ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा इन्होंने ऐसे घुमा के लिखा हुआ है, ए कंसेप्ट इज अ सेट ऑफ फीचर्स connected by some rule. Concepts are building block of thinking. They allow us to organize knowledge in systematic ways. Concepts represent objectives of activities, ideas, living organism. Simple क्या है कि concept क्या होता है, also represent properties, abstraction and relationship between the
फीचर। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, अचीवमेंट जैसे है, ये क्या एक कंसेप्ट है, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म, एक स्मॉल उसमें दिया हुआ है, सिंपल हमने कहते हैं अचीवमेंट फॉर्म फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन बिहेवियर। हमने कहा है कि अचीवमेंट को हम कैसे देखेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन, उनका एक सर्टेन बिहेवियर को हम पहले ऑब्जर्व करेंगे, एंड दिस बिहेवियर्स आर एसोसिएटेड विद द मास्टरी और लर्निंग ऑफ स्कूल टर्म। हम कैसे देखेंगे, उन्होंने जो स्कूल में जो उनके काम है उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनकी रीडिंग वर्ड्स को देखेंगे, एथमेटिक में उनकी प्रॉब्लम है वो क्या है, ड्राइंग पिक्चर, किस ना किसी फील्ड में हम उनको देखेंगे कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, अचीवमेंट को हम कैसे देखेंगे, कुछ चीज़ को उनको हम ऑब्जर्व करेंगे, उनके एट्रीब्यूट्स को, तभी तो हम कह पाएंगे कि अचीवमेंट इतनी है। तो कहने का मतलब कि द वेरियस ऑब्जर्व बिहेवियर्स आर पुट टुगेदर एंड एक्सप्रेस इन द वर्ड अचीवमेंट। जब जितने भी हमने बिहेवियर उनके ऑब्जर्व किए, उनके बेस के ऊपर हम क्या कहते हैं कि अचीवमेंट है, इंटेलिजेंस है, एग्रेसिवनेस है, कन्फॉर्मिटी, उन्होंने एग्जाम्पल दे रखे, ये सारे क्या है जिसके ऊपर हम सिंपल हम कोई भी चीज़ हम जो मेजर करते हैं, हम पहले ये देखते हैं कि उससे रिलेटेड जो बिहेवियर होता है उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो यानी एक पर्टिकुलर जो कंसेप्ट होता है जिसमें हम रिसर्च में, जब उसको रिसर्च में लेके आते हैं ना, तो वो कंसेप्ट बन जाता है, होता वो भी वही है। जो अचीवमेंट हमने कहा ना, उससे हम रिलेटेड जब सारे बिहेवियर देखते हैं, वो होता है हमारा कंसेप्ट। अब क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर इसमें ही इसी को ही जब हम साइकोलॉजिकल वे में हम डील करते हैं, उसके बाद हम स्टडी करते हैं, तो हमारा वो कंसेप्ट बन जाता है। इसके बाद यहाँ देखो 10, यू मे वेल एक्सप्लेन कंस्ट्रक्ट एज कंसेप्ट, इट हैज़ द एडिड मीनिंग। क्या है, डेट इज इन्वेंटेड और एडॉप्टेड फॉर ए स्पेसिफिक स्पेशल साइंटिफिक पर्पस। साइंटिफिक पर्पस के जब उस पर हम कोई स्टडी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस है, इस ए कंसेप्ट। सिंपल अगर हम इंटेलिजेंस देखते हैं तो वो कंसेप्ट है, और हम कैसे कहते हैं वो जो इंटेलिजेंट है, क्योंकि हम उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, ये सिंपल एक हमारा कंसेप्ट है। एंड एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम इंटेलिजेंट एंड नॉन इंटेलिजेंट बिहेवियर। अब इसमें क्या, जब हम उसको स्टडी करते हैं टेक्निकली साइंटिफिकली, हम उसके ऊपर जब स्टडी करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो कंस्ट्रक्ट। जैसे एंड अगर हम इंटेलिजेंस पे कोई स्टडी करते हैं, अभी वो सिंपल एक कंसेप्ट है, उसमें आप क्या करेंगे, अब इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट बिहेवियर के ऊपर जब हम इकट्ठा स्टडी करते हैं, तो हमारा वही जो इंटेलिजेंस जो हमारा कंसेप्ट है, वो हमारा जो होता है वो कंस्ट्रक्ट बन जाता है। But as a scientific construct, intelligence means both more or less than a concept. It means the scientists consciously and systematically use it in two ways. One, it enters into theoretical scheme, यानी कोई भी जो कंस्ट्रक्ट होता है उसके लिए तो थ्योरेटिकली वो हमारे पास होना चाहिए, उसके बाद वो बाकी जो कंस्ट्रक्ट्स है उनसे भी वो रिलेटेड होना चाहिए, उसका कोई ना कोई उनसे रिलेशन होना चाहिए। जैसे इन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट्स आर created and used for a wide variety of reasons but generally have two common characteristics। हर जो कंस्ट्रक्ट होता है उसमें मेनली दो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फर्स्ट, द कंस्ट्रक्ट इज द पार्ट ऑफ द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड इज रिलेटेड इन वेरियस वेज टू अदर कंस्ट्रक्ट। सबसे पहले क्या होता है, थ्योरेटिकल, उसका कोई हम उसको हम थ्योरी में लाएंगे, यानी उसका हमारे पास भी पर्पस होना चाहिए को स्टडी करने के लिए, और जो है ये किसी ने जो बाकी जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने इंटेलिजेंस की बात की, तो हम उसको नॉन इंटेलिजेंट हम कैसे कह सकते हैं इंटेलिजेंट है, तो पहले हम उनके ऊपर नॉन इंटेलिजेंस को भी हम कंपेयर करेंगे। ये इंटेलिजेंस के जो बाकी कंस्ट्रक्ट जो हमें चाहिए होते हैं, इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो बाकी चीज़ें हमारे को चाहिए होती हैं, उसके अंदर किसी की जो क्रिएटिविटी है या वर्क परफॉर्मेंस है, उनकी एज है, वो सब चीज़ें हम जब देखेंगे, तो यानी ये भी बाकी सब कंस्ट्रक्ट्स हैं, उनके साथ जब उसका क्या रिलेशन है वो मैटर करते हैं। सेकेंड, एक कंस्ट्रक्ट यूजुअली operationally defined so as to allow is observation एंड मेजरमेंट, जिसको हम ऑब्जर्व भी कर सकें और उसको हम मेजर भी कर सकें। एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉमनली एम्प्लॉयड साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट वुड बी री इन्फोर्समेंट। इन्होंने कहा एक एग्जाम्पल लिया है कि सबसे जो है अगर री इन्फोर्समेंट है, तो री इन्फोर्समेंट के लिए हम क्या देखेंगे, सच एज ड्राइव है, उसका मोटिवेशन लेवल क्या है, उसके एसोसिएशन क्या है, उसके हैबिट क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो कंस्ट्रक्ट होता है, कोई पहले जो हम कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, जब अकेला होता है और हम उसके लिए हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी चीज़ को, इंटरलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं वो हमारे कंसेप्ट होते हैं। लेकिन जब उसके हम स्टडी करते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, साइंटिफिकली उसको प्रूव करते हैं, तो वो हमारा जो है कंस्ट्रक्ट बन जाता है। और कंस्ट्रक्ट के लिए दो चीज़ें मेन होती है, एक तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए, और सेकेंड जो होता है ऑब्जर्व भी हम उसको कर सकें, उसको मेजर भी कर सकें। अब टाइप्स कितने होते हैं, नंबर 1 पे इसके जो कंस्ट्रक्ट्स के इंटरवीनिंग वेरिएबल्स एंड हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या होता है, जो कि
एक समरी के रूप में होता है जिसके अंदर बाकी वेरिएबल्स भी होते हैं। जैसे इसको हम सिंपल वर्ड्स में क्या कहें कि ये सबको साथ लेकर चलता है। अकेला अगर ये होता है तो मीनिंगलेस होता है, लेकिन ये अगर सबको साथ लेकर चलता है तो ये क्या होता है, इसका एक अपना इंडिपेंडेंट ये एक वेरिएबल बन जाता है इंटरमीनिंग, या जो कि विच समराइज इंटरमीनिंग वेरिएबल इज दैट विच समराइजिंग द अदर ऑब्स्टेक्ट। जैसे अब देखो, एन इंटरवीनिंग वेरिएबल इज कंस्ट्रक्ट विच इज यूटिलाइज एज ए समरी टर्म, एक समरी के रूप में फॉर ए ग्रुप ऑफ अदर कॉन्स्ट्रक्ट। ओके, बाकी जो उसके रिलेटेड जो कंस्ट्रक्ट होते हैं वो भी उसी के साथ ही लिंक्ड होते हैं। अकेले का इसका कोई अपनी मीनिंगलेस होता है, इसके अंदर बाकी वेरिएबल्स भी जो होते हैं वो जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं बाकी भी साथ में ही चलते हैं। इट हैज़ नो मीनिंग अपार्ट फ्रॉम कंटेक्स्ट इन विच इट इज़ यूटिलाइज। अकेले का जो है कोई भी यूटिलाइज नहीं होता, अकेले का कोई भी इसका मीनिंग नहीं होता। As you know, Clarke, a behaviorist who proposed hypothetical deductive method of learning, utilized intervening variables in the formulation of the learning theory. हल ने क्या कहा, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, रिएक्शन पोटेंशियल इज एन इंटरवीनिंग वेरिएबल। अगर हम सिंपल कहते हैं रिएक्शन पोटेंशियल तो क्या होता है हमें नहीं पता। अब उन्होंने कहा कि इसके अंदर तो बाकी कंस्ट्रक्ट्स कौन से होते हैं, रिएक्शन हम किसी चीज़ के लिए हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो, और पोटेंशियल हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना हमारे अंदर एप्टीट्यूड है, ये सब जो बाकी जो कंस्ट्रक्ट है जब ये साथ में मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, इंटरवीनिंग वेरिएबल। जैसे इन्होंने कहा ना, रिएक्शन पोटेंशियल इज एन इंटरवीनिंग वेरिएबल सिंस इट ओनली समराइजेज अदर कंस्ट्रक्ट, कैसे हमारी हैबिट क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी ड्राइव क्या है, एंड हैज़ मीनिंग ओनली इन रिलेशन टू देम। जब तक हम इन बाकी कंस्ट्रक्ट्स को अपने साथ इनमें नहीं समराइज करते, नहीं सबको मिलाते, तो अकेला रिएक्शन पोटेंशियल का कोई भी मीनिंग नहीं होता। जब हम उसको जब स्टडी करते हैं तो स्टडी के टाइम पे हमारे को इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, हैबिट्स क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ड्राइव क्या है, एज क्या है, बहुत सब चीज़ें होती हैं कि तभी हम उसको देख पाएंगे, अपनी जो स्टडी को, एक्सपेरिमेंट को हम कर पाएंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरवीनिंग वेरिएबल इज हॉस्टिलिटी विच इज इनफेयर्ड फ्रॉम हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव ट्रेड। कहने का मतलब ये कि इन्होंने एक और कंस्ट्रक्ट को जगह है, इसमें क्या होता है जब किसी को हम हॉस्टिलिटी के बारे में कोई स्टडी करते हैं, किसी की कोई दुश्मनी है, किसी के साथ कोई एनिमी है कोई, तो उसके लिए हमारे को इससे एग्रेसिव एक्ट क्या होते हैं, हॉस्टाइल बिहेवियर, इन सब के बारे में जो है स्टडी करनी पड़ती है। यानी इंटरवीनिंग वेरिएबल सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे ये सब वेरिएबल्स को बाकी कंस्ट्रक्ट को साथ लेके चलता है, इसका अकेले का नो मीनिंग अगर जो है ये अकेला होता है तो। नेक्स्ट है हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। हाइपोथेटिकल क्या होता है, इसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रियल, मेनली का रियल लाइफ से रिलेटेड होता है ये, जो कि रियल वास्तव में होता है, इसको हम एज्यूम नहीं कर सकते, जो कि हमें इनफैक्ट जो है उस पर मैटर करता है, रिलेटिव पे होता है। फॉर एग्जांपल जैसे रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे वो रियल होते हैं, और हाइपोथेटिकल जो होता है ये भी बाकी सब कंस्ट्रक्ट को साथ लेके चलता है। इन कंट्रास्ट ए हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट इज थ्योरेटिकल टर्म विच इज एम्प्लॉयड टू डिस्क्राइब समथिंग रियल, जो कि रियल में होता है। डेट इज इट इज एन इंटरमीडिएरी विच हैज टेंजिबल, जिसको हम ऐसी करेक्टर से जिनको हम मेजर कर सकते हैं। हैबिट स्ट्रेंथ डिफाइंड एज बाय हल एज अ नंबर ऑफ reinforced trials इज ए हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे एज अनदर एग्जाम्पल द वर्क रिफ्लेक्स रेफर्स टू सर्टेन, जैसे रिफ्लेक्सेस है, ये हमारी जो जैसे हमारे सेंसेस होते हैं तो उसके बारे में है कि वो भी रियल होते हैं, वास्तव में हमारे होते हैं, आई नोज स्किन टच, ये सब हमारे वास्तव में होते हैं रियल लाइफ में। द पेटलर रिफ्लेक्स और नी जर्क अकर्स व्हेन ए स्मॉल फोर्सेस। अब इन्होंने कहा नी जर्क के बारे में, नी जर्क क्या होता है, जैसे हम कहीं चल रहे हैं, चलते चलते हमारे घुटने में चोट लग जाती है, तो एक्चुअल में ऐसा होता है ना, तो इन्होंने कहा कि ये रियलिटी बेस्ड होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, एक एग्जाम्पल दिया हाइपोथेटिकल का कि K इज इक्वल टू AC इंटू Q। K क्या होता है हमारी नॉलेज, नॉलेज क्या होता है, किसका वो होता है, कैसे बनती है, AC क्या होती है अमाउंट ऑफ कंडीशनिंग, एंड IQ क्या होता है हमारी इंटेलिजेंस। हमारी नॉलेज कब बनती है, कब बढ़ती है, जब हम किसी चीज़ के बारे में, या तो एक तो हमारे अंदर इंटेलिजेंस है और हमारी कितनी प्रैक्टिस है उस चीज़ के लिए, इससे हमारी जो है उस चीज़ की नॉलेज बनती है। तो सिंपल क्या है कि ये नॉलेज हम अगर एक्चुअल लाइफ में देखें तब भी क्या होता है कि हम जो है नॉलेज को हम क्या कहते हैं, इज अ फंक्शन ऑफ amount of conditioning and intelligence. So AC could be defined as a number of reinforced trials a person receives and IQ as that person score on a standard intelligence test, कि उसके किसी भी टेस्ट में किसी भी इंडिविजुअल के क्या स्कोर हैं, वो उसका इंटेलिजेंस है, और वो जो है उसकी जो कितनी बार उसने प्रैक्टिस की उस चीज़ के लिए, कितना वो रीइंफोर्स है उनको करने के लिए,
कितना प्रैक्टिस मेनली है वो डिपेंड करता है हमारा AC पे। तो यही इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनती है नॉलेज। देयरफॉर AC एंड IQ और हाइपोथेटिकल। AC एंड IQ क्या हो गया हमारे हाइपोथेटिकल का है, जो कि एक्चुअल है, रियल में जो नॉलेज होती है वो इन्हीं पे बेस्ड होती है। दे डिस्क्राइब समथिंग रियल एंड आर डिफाइंड डायरेक्टली बाय द ऑपरेशन दैट एस्टेब्लिश्ड देम और बाय विच दे वर मेजर्ड। ऑन द अदर हैंड के क्या होता है, के क्या है, इंटरवीनिंग वेरिएबल। के कैसे इंटरवीनिंग है, क्योंकि वो इन दोनों को साथ लेके चल रहा है, इसलिए हम के को क्या कहते हैं कि वो इंटरवीनिंग वेरिएबल है। लेकिन जो हमारा जो AC एंड Q क्या है, ये हाइपोथेटिकल है कि वास्तव में हमारा जो इंटरवीनिंग वेरिएबल है वो इन दोनों को साथ लेके चल रहा है, और वास्तव में जो नॉलेज होती है हमारी इन्हीं पे डिपेंड करती है कि हमारी कंडीशनिंग कैसे हुई है, अमाउंट ऑफ कंडीशनिंग एंड हमारी जो इंटेलिजेंस है। तो हाउएवर इफ के आर वर डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ करेक्ट सॉल्यूशन ए पर्सन अचीव्ड ऑन द नॉलेज टेस्ट, देन के वुड बी हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। तो उन्होंने इस केस के इज इक्वल टू AC इंटू Q के अंदर आपको इंटरवीनिंग वेरिएबल के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया और साथ में हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। तो ये यूनिट पे यहाँ पे ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।